हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बॉटनी के 100 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 और एसटीईटी का जो पेपर 2 बॉटनी का जिनका पेपर होगा उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन होगा। आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। नेक्स्ट टोटल जो है लगभग जो है 15 से 20 प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगी। तो चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो जिनके ये बॉटनी के जो है पेपर है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या फिर एसटीईटी पेपर 2 बॉटनी के स्टूडेंट हो, सभी लोग के लिए जो है ये सेशन बहुत ही मददगार साबित होगा उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेशन पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। तो पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों के रोग, रोगों के लक्षण, रोगों का नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत जो है आपको पौधों के रोग के बारे में भी, रोगों के लक्षण के बारे में भी, उसको जो है कैसे उसको रोग को नियंत्रण करना है इसके बारे में भी, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका कला सबसे बाहरी सीमा है। कोशिका कला किसकी बाहरी सीमा है? आंसर हो जाएगा प्राणी कोशिकाओं में जो है ये बाहरी सीमा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिप्टोगैम नहीं है? इसमें से कौन क्रिप्टोगैम नहीं है? तो मॉस, शैवाल, फर्न, ये सभी जो है क्रिप्टोगैम है। आम जो है क्रिप्टोगैम नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवन का उद्गम किससे हुआ है? तो जीवन का उद्गम ये आपके रसायन से हुए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित किस में पाया जाता है? ऑप्शन है सभी पौधों में, जुधारियों में, केवल पौधों में या फिर मुख्यतः पौधों में। तो पर्णहरित किस में पाए जाते हैं? तो मुख्यतः पौधों में जो है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उद्यान कृषि में किन अध्ययनों का समावेश किया जाता है? तो इसमें सब्जियों का, फलों का, फूलों का, सभी का जो है समावेश किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जीवधारी निर्जीवों से भिन्न है क्योंकि इनमें क्या होता है? तो जीवधारी जो है निर्जीवों से भिन्न है, इसमें अणु एक विशिष्ट संगठन बनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अभिक्रिया जिसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में तोड़े जाते हैं। तो किसमें जो है जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में तोड़े जाते हैं? आंसर आपका हो जाएगा अपचय। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवधारियों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो जीव विज्ञान शब्द जो है ये किनके द्वारा दिया गया था? तो लेमार्क और ट्रेवेरिनस के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्राणी पौधे की भांति होते हैं क्योंकि वह श्वसन करते हैं। प्राणी पौधे की भांति होते हैं क्योंकि वह श्वसन करते हैं। कब करते हैं? तो ये दिन और रात दोनों में श्वसन करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। वनस्पति शास्त्र के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वनस्पति शास्त्र के संस्थापक आपके जो है यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसे बोला जाता है? तो थियोफ्रेस्टस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह वनरोपण आंदोलन जिसमें राष्ट्र की जनता का सहयोग और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है को कहा जाता है। तो वह वनरोपण आंदोलन जिसमें राष्ट्र की जनता का सहयोग और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे जो है हम लोग सामाजिक वानिकी कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक पादप शरीर क्रिया विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है? तो किन्हें जो है आधुनिक पादप शरीर क्रिया विज्ञान के संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन में आपके हैं कैरोलस लीनियस, ओटो ब्रूनफेल्ड, स्टीफन हेल्स, नेहेमिया ग्रीहो। तो आधुनिक पादप शरीर क्रिया विज्ञान के संस्थापक कौन है? तो स्टीफन हेल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
स्टीफन हिल्स जो है 1727 पे पत्तियों और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण में महत्व बताए थे। इन्हें पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ प्लांट साइकोलॉजी माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ प्लांट साइकोलॉजी कौन है, तो स्टीफन हिल्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। बात करें अगर कैरोलस लिनियस की, तो कैरोलस लिनियस जो है, इन्हें जो है हम लोग एक स्वीडिश वनस्पति वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैरोलस लिनियस के पुस्तक का नाम क्या था। फिर उसके बाद करें नेहेमिया ग्रीव कौन थी, तो नेहेमिया ग्रीव ने 1682 में जो है पौधों की शारीरिकी यानी कि एनाटोमी का अध्ययन किया था। ये पादप शारीरिकी के पिता यानी कि फादर ऑफ प्लांट एनाटोमी माने जाते हैं। कौन, नेहेमिया ग्रीव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पौधे से प्राणी भिन्न होते हैं, क्योंकि पौधों में क्या होता है, तो पौधे से जो है प्राणी भिन्न होते हैं। पौधों में आपके स्थानीयत वृद्धि होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रथम महान आनुवांशिकी विज्ञ कौन थे। ऑप्शन है लिनियस, ल्यूवेनहॉक, थियोफ्रेस्टस, मेंडल। तो प्रथम जो है महान आनुवांशिक विज्ञ कौन थे, आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे 15 का डी हो जाएगा, मेंडल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने जो है 1866 में उद्यान मटर यानी कि गार्डन पी पर संकरण संबंधी प्रयोग किए थे, जिनके आधार पर आनुवांशिकता के नियम यानी कि लॉ ऑफ हेरिडिटी की उत्पत्ति हुई। तो मेंडल को जो है इन्हें आनुवांशिकता का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी माना जाता है। तो आंसर आपके डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जीवाश्म पौधों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो जीवाश्म पौधों का अध्ययन जो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पूरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पौधे जो है प्राणियों से भिन्न है, क्यों, तो पौधे जो है प्राणियों से भिन्न है क्योंकि इसमें स्वपोषित होने का कारण जो है पौधे प्राणी से भिन्न होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मुक्त रूप से रहने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वायु में, जर ग्रंथियों में, मृदा में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, मृदा में पाए जाते हैं। नाइट्रिकारी बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रिकारी बैक्टीरिया या स्वपोषित होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो वृद्धि से कोशिका दिघर्दन, कोशिका विभेदन, कोशिका विभाजन, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में विशिष्ट पारिभाषिक शब्द नामों का एक ही अर्थ है, तो जीन पूल, जीनोम, विशिष्ट पारिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ बोला गया है। कोडान, जीन नहीं, सिस्टोन, टेम्पलेट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग जो है एक ही अर्थ है दोनों का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इस विधि को ए जैफरे ने, किसने किया था, ए जैफरे, याद रखिएगा इस चीज को, ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कब किया था, तो 1985 में इन्होंने विकसित किया था। सभी मनुष्यों के डीएनए में कुछ स्थिर भाग होते हैं। सीसीएमबी हैदराबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर कार्य करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे, लालजी सिंह, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो थैनेटोलॉजी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, आंसर होगा मृत्यु के सभी पहलुओं का जो अध्ययन आपको थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है वो कौन सा जर्मन भौतिकवादविद था जिसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था और उसके लिए उसे 1986 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। किन्हें जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार भी किया था और 1986 में उन्हें
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आंसर आपके क्या हो जाएंगे, तो अर्नस्ट रस्का जो है यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि बड़े अणुओं जैसे डीएनए तथा आरएनए के परमाणुओं तथा आणविक समूहों की व्यवस्था को पढ़ा जा सकता है किसके द्वारा। आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे सी, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फ्यूजन प्रतिक्रिया उपयोग की जाती है उपस्थिति संसूचित करने के लिए। फ्यूजन प्रतिक्रिया किसके लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन है डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन की या फिर वसा की। आंसर आपका हो जाएगा ए, डीएनए की जो है उपस्थिति संसूचित करने के लिए फ्यूजन प्रतिक्रिया उपयोग की जाती है। हमारी आंख की रिजॉल्विंग लिमिट कितनी होती है। आंसर आपका हो जाएगा 1/60। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस के कितने प्रकार हैं। आंसर होगा 2 प्रकार है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस के जो है 2 प्रकार होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये आपके ल्यूवेनहॉक ने सन 1672 में एक लेंस के साथ जीवाणु और लाल रुधिर कणिकाओं को देखने हेतु एक सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, जो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर तथा आवर्धन क्षमता से बताया था कि विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर कितना होगा, तो 1 से लेकर 1.4 म्यू तक तथा आवर्धन क्षमता 14x से 42x तक होती है। नेक्स्ट है कि सेम, जिसे स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो सेम में जो है प्रकाश का स्रोत क्या है। आंसर आपका हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन्स का पुंज, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जैनस ग्रीन बी एक अभिरंजक है जो अभिरंजन में उपयुक्त होता है। तो जैनस ग्रीन बी जो है किसमें उपयुक्त होता है। ऑप्शन है केंद्रकों के, माइटोकॉन्ड्रिया के, रिक्तिका के या फिर कोशिका द्रव्य के। आंसर हो जाएंगे बी, माइटोकॉन्ड्रिया के। नेक्स्ट है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया का जीव रासायनिक विश्लेषण करना पड़े तो इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का जीव जो है का रासायनिक विश्लेषण करना पड़े तो इसके लिए कोशिकाओं से कोशिका के खंड करके माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त करना करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। कोशिका के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी के अतिरिक्त प्रयुक्त अन्य तकनीक का नाम क्या होता है। तो कोशिका के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी के अलावा और कौन सा तकनीक यूज किया जा सकता है। ऑप्शन है ऑब्लिटरेशन, प्लाज्मोलाइसिस, ऑटेरोडियोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट हो जाएगा प्लाज्मोलाइसिस। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम जिसे ईईजी एक परीक्षण तकनीक है जो प्रयोग की जाती है किसकी पहचान के लिए। तो ईईजी का परीक्षण किसकी पहचान के लिए की जाती है। आंसर आपके हो जाएंगे मृगी तथा दूसरे मस्तिष्क के असंतुलन के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। तो फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसमें होता है। आंसर आपके हो जाएंगे प्रकाश रश्मियों की उपस्थिति में परावस्था अंतर का प्रयोग करके सजीव अवस्था में कोशिकाएं एवं उनके घटकों का अध्ययन करने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शनीय प्रकाश में वायल इमर्सन सहित तथा वायल इमर्सन रहित अति उत्तम रिजोल्यूशन प्राप्त होता है क्रमशः। आंसर आपके हो जाएंगे 0.2 म्यू एम और 0.3 म्यू एम तक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का रिजोल्यूशन 1.5 गुना अधिक किया जा सकता है किसके इस्तेमाल के द्वारा। आंसर होगा नीला प्रकाश प्लस स्पेसिमेन और अभिदृश्यक के मध्य आयल इमर्सन के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऊतकों के कौन से तत्वों को सैफरेनिन अभिरंजित करती है। तो ऊतकों के लिग्निन युक्त तत्व को जो है सैफरेनिन अभिरंजित करती है। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VPI ये बार बार जो है आपके स्टेट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं।
तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पेक्टिन युक्त पदार्थों को सामान्यतः अभिरंजित किया जाता है। आंसर होगा मिथाइलिन ब्लू के द्वारा जो है पेक्टिन युक्त पदार्थ को अभिरंजित किया जाता है। फ्यूल्जिन जिसे रोजेनबेक अभिक्रिया का प्रयोग होता है किसके पता लगाने में? फ्यूल्जिन का उपयोग जो है किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर आपके हो जाएगा केवल डीएनए के। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का वियोजन है। आंसर हो जाएगा 2 नैनोमीटर। एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे आपको कब मनाया जाते हैं? ऑप्शन है 20 दिसंबर को, 1 मई को, 1 दिसंबर को, 1 जून को। तो एड्स डे हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की विभेदन क्षमता है किन्हीं दो पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को अलग करके पहचानना या निर्भर करती है किस पे? तो ये आपके न्यूमेरिकल एपर्चर पर और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दोनों पे निर्भर करती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। किसको बताने के लिए आयोडीन से परीक्षण किया जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो आयोडीन से परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण होता है। तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसों से जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की रिजॉल्विंग क्षमता कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर या फिर 0.4 माइक्रोमीटर। तो एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की रिजॉल्विंग क्षमता कितनी होती है? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे सी 0.3 माइक्रोमीटर। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है 100x से 200x तथा विभेदन क्षमता आपको कितने होते हैं? तो 3000 एंगस्ट्रम या 0.3 म्यू होती है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो 3000 एंगस्ट्रम भी विभेदन क्षमता होती है। नेक्स्ट है यदि कोशिकाएं टूट जाए और सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा परतें बन जाए तो एक खंड में बनी नई संरचना क्या होगी? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइक्रोसोम या फिर सेंट्रोसोम। आंसर हो जाएगा सी माइक्रोसोम। निम्न में से किस यंत्र को जीवित कोशिका में गुणसूत्र देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन से यंत्र को जो है जीवित कोशिका में गुणसूत्र को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर आपके हो जाएंगे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में माप की इकाई है कितने के बराबर होती है? आंसर आपके हो जाएंगे ए 0.0001 म्यू एम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में सजीव कोशिकाएं नहीं देखी जा सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में सजीव कोशिकाएं क्यों नहीं देखी जा सकती हैं? इसके पीछे रीजन यह है कि इनमें से जल वाष्प निकल जाती है और सूक्ष्मदर्शी का निर्वातक अव्यवस्थित हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। एक कोशिका में पदार्थों के मात्रात्मक अनुमापन हेतु निम्न में से कौन सी तरकीब है? तो एक कोशिका में पदार्थ के मात्रात्मक अनुमापन हेतु कौन सी जो है यहाँ पे तरकीब यूज होती है? आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फ्लोरोसेंस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। फ्लोरोसेंस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसमें होता है? तो ये जो है आपके कोशिका की संरचना को पता लगाने में फ्लोरोसेंस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। बिना अभिरंजित सजीव ऊतकों को देखने के लिए अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है? बिना अभिरंजित सजीव ऊतकों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में आपके दिया हुआ है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग का, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का
या फिर फ्लोरेंस सूक्ष्मदर्शी का? आंसर होगा फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज जो है ये किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है नील तथा रश्का, फ्लेमिंग तथा ब्राउन, सीडेन तथा स्वान, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? आंसर आपका होगा नील नहीं, यहाँ पे नॉल होता है, नॉल तथा रश्का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नॉल और रश्का ने 1900 कब 1900 ये भी डेट भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, 1932 में प्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। रश्का को 1986 में इस काम के लिए जो है भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्री जाल को अभिरंजन नहीं किया जा सकता है। गुणसूत्री जाल को जो है अभिरंजन नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा? ऑप्शन है हेमैक्टिक्सलिन में, कार्मिन से, फ्लूजलिन स्टेन से या फिर क्रिस्टल वायलेट से। करेक्ट हो जाएगा क्रिस्टल वायलेट से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा उपस्थित ज्ञात होती है, तो ये आपके राइबोसोम्स आंसर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा राइबोसोम की उपस्थिति ज्ञात होती है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अधिकतम आवर्धन संभावित कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 2 लाख गुना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कोशिका अंगक की सूक्ष्म रचना के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? कोशिका अंगक की सूक्ष्म रचना के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन आपके है ऑटेरेडियोग्राफी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, माइक्रोडिस्केशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। करेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। निम्न में से कौन सी विधि जो है अणुओं के संश्लेषण तथा उपापचयी क्रियाओं को ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है? इसमें से कौन सी विधि आपके अणु के संश्लेषण तथा उपापचयी क्रियाओं को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑटोरेडियोग्राफी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा माइक्रोस्कोप निम्न तरंग दैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें प्रयोग करता है? इसमें से कौन सा माइक्रोस्कोप जो है निम्न तरंगधर कौन से तरंगधर के पराबैंगनी किरणें प्रयोग करता है? आंसर आपके हो जाएगा फ्लोरेसेंट सूक्ष्मदर्शी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रयोग होने वाली तरंगदैर्घ्य कौन सी है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रयोग होने वाली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो प्रकाश से कम होती है, प्रकाश से ज्यादा, प्रकाश के समान या फिर एक्सरे जैसी। आंसर आपके हो जाएंगे एक्सरे जैसी। डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक साधारण प्रकाश माइक्रोस्कोप से अधिक विभेदन क्षमता रखने के कारण भिन्न है, क्योंकि इसमें प्रयोग होते हैं। तो इसमें क्या प्रयोग होते हैं? तो इसमें जो है आपके तेज इलेक्ट्रॉन जिनकी तरंगदैर्घ्य साधारण प्रकाशीय किरणों से कम है, प्रकाशीय स्रोत की तरह प्रयोग होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रकाश माइक्रोस्कोप से लाभदायक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है यह प्रकाश माइक्रोस्कोप से लाभदायक होता है। इसका रीजन क्या है? तो ये आपके इसमें आवर्धन क्षमता जो है अधिक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अभिरंजक रहित जीवित ऊतकों को देखने के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो अभिरंजक रहित जीवित ऊतक को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, रेडियो ऑटोग्राम या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। करेक्ट आंसर विल बी बी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। निम्न में से किसमें जो है सबसे अधिक विभेदन क्षमता होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, यूवी माइक्रोस्कोप में,
फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप या फिर पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। तो किसमें जो है सबसे अधिक विभेदन क्षमता होती है? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट है कि कुछ वर्षों से डीएनए प्रोटीन बंधन की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जिनका लक्षणों को दिखाना डीएनए और प्रोटीन के बंधकों पर निर्भर करता है। तो डीएनए के साथ प्रोटीन की व्यवस्था को पढ़ सकते हैं किसके द्वारा? आंसर होगा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विन्नित अभिकेंद्रक जिसे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के समय उपकोशिकीय के नीचे बैठने का क्रम क्या होता है? तो पहले केंद्रक, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लाइसोसोम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह मुख्य विधि जिससे एक कोशिका में एक निश्चित यौगिक की स्थिति ज्ञात होती है वह कौन सी है? आंसर होगा ऑटोरेडियोग्राफी। यदि कोई नए डीएनए के संश्लेषण और स्थिति के विषय में सही जानकारी चाहता है तो कौन सी विधि का प्रयोग जो है उचित होगा? अगर कोई जो है नए डीएनए के संश्लेषण और स्थिति के विषय में सही जानकारी ले रहा है तो इसमें आपके कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग और ऑटोरेडियोग्राफी का प्रयोग किए जाएंगे। बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। C14 यूरिडीन का प्रयोग होता है ज्ञात करने में। C14 यूरिडीन का प्रयोग किस चीज का ज्ञात करने में यूज किया जाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण या फिर डीएनए संश्लेषण। करेक्ट आंसर विल बी आरएनए संश्लेषण में जो है C14 यूरिडीन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा आइसोटोप अरेडियोधर्मी नॉन रेडियो एक्टिव है? इसमें से कौन सा आइसोटोप जो है नॉन रेडियो एक्टिव है? आंसर होगा O18। एक्सरे जो है डिफ्रैक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है क्या ज्ञात करने में? तो ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल की त्रिविम संरचना को ज्ञात करने में एक्सरे डिफ्रैक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है? तो ये आपके 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर एक एंगस्ट्रम होते हैं। निम्न में से कौन सा जींस के स्थानांतरण के लिए कारक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है प्लास्टिड्स, प्लाज्मिड्स, उत्परिवर्तन, हाइब्रिड, विगर। आंसर होगा प्लाज्मिड्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति निम्न में से कौन सा जींस के स्थानांतरण के लिए कारक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, टोबैको मोजाइक वायरस या फिर माइक्रोप्लाज्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। सही उत्तर हो जाएंगे। एक कोशिका के समांग का अति सूक्ष्म निष्पंद किया जाता है 10,000 ग्राम इंटू 20 मिनट पर कौन सा भाग जो है पृथक होगा? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑटोरेडियोग्राफी विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ऑटोरेडियोग्राफी विधि का प्रयोग ये आपके प्रकाश संश्लेषण में कार्बन पथ को जानने के लिए किए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्रोमैटोग्राफी का तकनीक को किसने खोजा था? ऑप्शन है श्वेट, जेर्निक, विल्कन्स या फिर स्वेडबर्ग। तो क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग का खोज किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ए स्वेट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन संश्लेषण के पथ का इसके द्वारा पता चलाया गया किसके द्वारा? तो कार्बन संश्लेषण का जो रेडियो आइसोटोप के द्वारा जो है पता चलाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता होती है 0.00005 mm, यानी कि 0.2460 और 5 mm। जीवित कोशिका को बिना अभिरंजित किए देखने के लिए माइक्रोस्कोप कौन सा यूज किया जाता है? आंसर होगा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रेसर तत्व क्या है? तो ट्रेसर जो है एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कोशिका की संरचना को देखने के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पृथक्करण तकनीक प्रोटीन के अणु के आमाप पर निर्भर करती है? तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इस विधि में शरीर के जल तत्वों के आधार पर बनी प्रतिबिंब का प्रयोग किया जाता है। किस विधि में शरीर के जल तत्वों के आधार पर बनी जो है प्रतिबिंब का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोनोग्राफी, एमआरआई, रेडियोधर्मी तत्व या फिर थर्मोग्राफी। आंसर हो जाएगा एमआरआई। निम्न में से किस विधि से पितृत्व संबंधी मामले सुलझाए जाते हैं जो डीएनए जिसे बहुरूपकता पर आधारित होती है? आंसर होगा बी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। एक कोशिकांग की पड़ा संरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर को जो है जानने हेतु अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म विच्छेदन, ऑटेरोडियोग्राफी, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। एक सजीव कोशिका का अध्ययन किया जा सकता है। तो एक सजीव कोशिका का अध्ययन जो है फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धक क्या होता है? तो ये आपके आंसर यहाँ पे आपके हो जाएंगे। प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन दंड की बहुत ही कम तरंगदैर्घ्य 0.005 मिलीमीटर के कारण डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन आश्रित नहीं होता है किस पे? तो एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव के संख्यात्मक छिद्र पर आश्रित नहीं होता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव के फोकस दूरी पर आश्रित होता है, आई पीस के फोकस दूरी पर आश्रित होता है और सूक्ष्मदर्शी की नाल लंबाई पर भी आश्रित होता है। हरित लवक की आंतरिक संरचना का भली भांति अध्ययन किया जा सकता है किसके प्रयोग करके? तो हरित लवक की आंतरिक संरचना का भली भांति अध्ययन किया जा सकता है इसमें से आपके जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में संरचना को देखने के लिए लेंस होता है। तो विद्युत चुंबकीय होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ और ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी का प्रयोग किसमें किए जाते हैं? हृदय पेशियों के लिए, फेफड़े की बीमारी के लिए, एपिलेप्सी के पहचानने के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट हो जाएगा एपिलेप्सी को पहचानने के लिए। ऊतकों में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का केंद्रक एक चुंबकीय प्रतिध्वनि प्रेषित करता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग एनएमआर प्रतीक कहते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप रखने वाले अणुओं का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप रखने वाले अणुओं का प्रयोग हम लोग ऑटेरोडियोग्राफी में करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति का अभिरंजन किया जाता है। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति का अभिरंजन जो है किसमें किया जाता है? आंसर आपके हो जाएंगे जिंक क्लोर आयोडाइड से। एक सजीव कोशिका का अध्ययन नहीं किया जा सकता किसके द्वारा? तो एक सजीव कोशिका का अध्ययन जो है आपके प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है, नहीं किया जा सकता यहाँ पे पूछ रहा था तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका की सीमा को तोड़ने के लिए ऊतकों के एक सार यानी कि होमोजिनाइज किया जाता है। आंसर होगा 0.25 एम सुक्रोज के घोल में। यदि एक पर्ण ऊतक के घटकों को ध्यानपूर्वक भिन्नित किया जाए तो कौन सा खंड जीवित कहलाएगा? तो यदि एक पर्ण ऊतक को घटक को जो है अलग अलग किया जाता है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवित कहलाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो एक माइक्रोन आपके 1 मिमी यानी कि 1/1000 के बराबर होते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है किसमें? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का प्रयोग हम लोग प्रोटीन की त्रिविम रचना को जानने के लिए करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे।
फ्यूलजन अभिरंजक एक विशेष अभिरंजक है डीएनए के लिए जिसमें होता है। आंसर होगा डी, बेसिक फर्स्ट चेन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आपके 100 जो है बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो है 100 और क्वेश्चन लेकर आऊंगी, लगभग जो है 15 से 20 इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट हो सकूँ और आप लोग के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाती रहूँ। बाकी जो भी बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम आपको जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे वो पीआरटी के हो, चाहे टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए जो है आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं सभी प्रकाशन के। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग शेयर कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।